डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पादप के विभिन्न भागों में तने के बारे में समझेंगे। तना, जिसे हम स्टेम भी कहते हैं, इसको समझने से पहले हम यहाँ परोह तंत्र की बात करेंगे कि परोह तंत्र क्या है। देखिए, पादप का वह भाग जो जमीन के ऊपर है, जैसे तना, शाखाएं, उसकी पत्तियां, फूल, फल और बीज, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये परोह तंत्र कहलाते हैं। और जमीन के अंदर का जो भाग है वो यह मूल तंत्र कहलाता है। तो परोह तना जो है, ये तना, स्टेम, ये परोह तंत्र का ही पार्ट है। यहाँ देखिए लिखा है, भूमि के ऊपर पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर, देखिए भूमि के ऊपर का जो भाग है वो किधर ग्रोथ करेगा? प्रकाश की ओर ग्रोथ करेगा, यानी कि ऊपर की ओर। तथा जल व गुरुत्व के विपरीत, पानी हमें पता है नीचे की तरफ और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन पर्वतंत्र ऊपर की तरफ, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, यानी कि यह जल के और गुरुत्व के विपरीत वृद्धि करता है। कौन? ये प्रवाह तंत्र। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं तने से। इस वीडियो में हम तने के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण, कि जल के अंदर ही खनिज लवण घुले होते हैं। खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे खनिज लवण हैं। तो जड़ों ने इनको अवशोषित कर लिया। का संवहन, संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि पौधे की जो जड़ें हैं उन जड़ों ने क्या किया, जो पानी है और खनिज लवण है उनका अवशोषण कर लिया। लेकिन ये पौधे के ऊपर तक, यानी कि पत्तियों तक, शाखाओं तक, सारी जगह सप्लाई होना है, उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? तना करेगा। अब तने के अंदर भी दो प्रकार के संवहन करने वाले उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या काम करता है? जल और खनिज लवणों का संवहन जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। ठीक है, तथा पर्ण द्वारा निर्मित पत्तियां जो हैं, इन पत्तियों में जो भोजन बना है, पत्तियों में भोजन कौन सी प्रोसेस से बना है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बना है। प्रत्येक कोशिका को भोजन की आवश्यकता होगी, परंतु भोजन तो पत्तियों में बना है, इसलिए यहाँ पर ये पत्ती में, शाखा में और तने में जो फ्लोएम है, फ्लोएम नामक सेवन उत्तक हैं, वो जड़ तक, पौधे के प्रत्येक भाग तक जिस कोशिका को भोजन की आवश्यकता है वहां तक भोजन पहुंचाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है सेवन उत्तक दो प्रकार के होते हैं। जाइलम जो है वो जल और खनिज लवणों का सेवन करता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन और हार्मोनों का संवहन किया जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य में अपन बात करें, जंतुओं में हार्मोन होते हैं, मनुष्य के हार्मोनों में जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वैसे ही पादपों के अंदर भी हार्मोन है जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं, जैसे जिब्रेलिन हार्मोन, अपना एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो हैं ये प्लांट्स के अंदर बनते हैं, लेकिन इनका ट्रांसपोर्ट, इनका संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। और हार्मोन भी प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग को आवश्यकता होती है, तो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। तना, हम जानते हैं कि पौधे को सीधा खड़ा रखने का काम भी करता है। ठीक है, ताकि पौधा जो है वो प्रकाश, अधिकतम प्रकाश ग्रहण कर सके, इसलिए तना पौधे को सीधा खड़ा करने में सहायता करता है। अब हम बात करेंगे स्तंभ, स्तंभ यानी कि तने की बाह्य संरचना की। जो पौधे का जो तना है वो, जैसे मान लीजिए तना बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, नीचे फिर यहाँ भूमि के अंदर इसकी जड़ें हैं, तो मैं तने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये ऊपर ऊपरी जो भाग है उसकी। तनों पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं।
देखो रोम दो प्रकार के होते हैं पादपों में, एक तो होते हैं एक कोशिकीय, जड़ के अंदर जो रोम होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नीचे जड़ है, और इस जड़ के अंदर जो रोम है ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका से बना हुआ है ये रोम। जबकि तने के ऊपर जो रोम होते हैं ये बहुकोशिकीय, यानी कि इस प्रकार से एक कोशिका, फिर दूसरी कोशिका, फिर तीसरी कोशिका, कई कोशिकाएं मिलकर के एक रोम बनाती हैं, तो ये बहुकोशिकीय होता है। तने का रोम कैसा होता है? बहुकोशिकीय। जबकि मूल का, जड़ का जो रोम होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। स्टेम के रूट हेयर्स है, स्टेम हेयर जो है, और रूट हेयर यूनिसेलुलर, और स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं। एक पादप है आँख, जिसे हम कैलोट्रोपिस भी कहते हैं। आपने खूब देखा होगा, एक प्रकार से खरपतवार की भांति ये अपने खूब मिल जाएगा, मृस्थलीय पादप है। तो आग जो पादप है उसके तने पर मोम और सिलिका का आवरण होता है, ठीक है। आपने तना जो है आग का तना देखेगा, वो बिल्कुल चिकना और मोम जैसा होने के कारण चिकना प्रतीत होगा आपको जब अपन उसको छूते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है तने की बाह्य संरचना में, कि तने के ऊपर पर्ण व टहनियां तने के जिस भाग से निकलती हैं उसे पर्वसंधि कहते हैं। पर्वसंधि का मतलब है नोड, इंग्लिश में इसको नोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये तना है और इस तने के यहाँ से एक शाखा निकल रही है, तो यहाँ पर ये जो भाग है जहां से शाखा निकल रही है, ये पार्ट इतना, ये कहलाएगा पर्वसंधि। यहीं से शाखा निकलती हैं और पत्तियां भी निकलती हैं। दो पर्वसंधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्वसंधि इधर है, इधर शाखा निकल रही है, तो ये दो पर्वसंधि, ये जो एक नोड ये है, एक नोड ये है, इसके बीच का जो भाग है ये कहलाएगा इंटरनोड। इंटरनोड यानी कि पर्व है, ठीक है। ये नोड कहलाएगा और ये इंटरनोड कहलाएगा, बीच का भाग। एक खास बात यह है कि जड़ों के अंदर पर्वसंधि और पर्व नहीं पाई जाती हैं। जो जड़ है, ठीक है, उनमें पर्व और पर्वसंधि नहीं होती हैं। तने के अंदर ही पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं। एक बीजपत्री पादपों, एक बीजपत्री पादप के अंदर आप देखिएगा तो तना होता है, उस तने में स्पष्ट रूप से पर्व और पर्वसंधि पाई जाती हैं। अब ये आप तने को देख करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पौधा एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री है। जिसमें स्पष्ट रूप से पर्वसंधि और पर्व है, नोड और इंटरनोड है, वो मोनोकोट प्लांट है। जैसे घास, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, इससे आप आसानी से समझ पाओगे। ये आपने देखा होगा गन्ना, ये गन्ने का तना है, ठीक है, या बांस देखा होगा, ठीक है, या बाजरा या मक्का देखा होगा। ये सारे एक बीजपत्री हैं। देखो इसमें यहाँ पर ये पर्वसंधि बिल्कुल आपको दिख रही है, पर्वसंधि ये है, दूसरी पर्वसंधि है ना, अगली पर्वसंधि। तो ये पर्वसंधि और ये बीच में ये भाग, ये पर्व है, इसके ये पर्व कहलाएंगे, ठीक। तो ये स्पष्ट रूप से जिसमें होती है, जैसे बांस है, घास है ना, मक्का है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ये सारे के सारे क्या है? एक बीजपत्री पादप है। इनमें स्पष्ट रूप से दिखता है। और इनका जो तना है ये हरे रंग का होता है, ठीक है। परिपक्व अवस्था के अंदर तो ये तना जो है वो हरा नहीं होता है बाद में, लेकिन जब पौधा अंकुरित होता है और ग्रोथ करता है, यंग होता है, उस समय इसमें तना हरा होता है और फोटोसिंथेसिस करता है। ये तो तने के बाह्य आकृति की बात हुई। अब हम बात करेंगे स्तंभ की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। देखो आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो बाह्य क्षेत्र, यानी कि सबसे बाहर की जो आपको दिख रही है संरचना, ये बाहर वाली, ठीक है। दूसरा सहवनी क्षेत्र। सहवनी क्षेत्र ये है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। यहाँ बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है। तो यहाँ आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये किसी द्विबीजपत्री पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट है, और ये एक बीजपत्री पादप के तने के अनुप्रस्थ काट है। द्विबीजपत्री पादप के अंदर यहाँ पर ये जो इस प्रकार से एक परिधि की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सहवन उत्तक यानी कि वेस्कुलर बंडल, जिन्हें अपन अंग्रेजी में वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ये ऐसे पाए जाते हैं, इस प्रकार से अरेंज होते हैं। जबकि मोनोकोट प्लांट्स यानी कि एक बीजपत्री पौधों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम, वो इस प्रकार से बिखरे होते हैं। जैसे यहाँ जाइलम फ्लोएम है, यहाँ भी जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम है, ये सारे ये बिखरे हुए हैं पूरे तने के अंदर, अलग अलग स्थान पे आपको दिख रहे हैं सारे। तो ये खास डिफरेंस होता है मोनोकोट और ये डाइकोट जो स्टेम है उसकी आंतरिक संरचना में।
अब देखो बाह्य जो क्षेत्र उस पे वहां जो आवरण होता है वो छाल कहलाता है, छाल या वलकुट भाग जिसको कहेंगे अपन, ठीक है ना, वलकुट वाला भाग, बार वाला भाग। और यहाँ देखिए आपको ये रोम भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें रोम, ये रोम है सारे, ये रोम है ये, ठीक है ना, जिन्हें इपिडर्मल हेयर कहेंगे, क्योंकि ये एपिडर्मिस जो लेयर होती है सबसे बाहर वाली उसके ऊपर रोम है, तो एपिडर्मल हेयर कहलाएंगे। और जो वेस्कुलर बंडल है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इनकी बात अपन कर चुके हैं, ये रही वेस्कुलर बंडल, ठीक है यहाँ पर। तो ये अपने इसकी आंतरिक संरचना को देखा। अब थोड़ा सा डिटेल से और देखेंगे कि इसके जो जाइलम है और फ्लोएम है वेस्कुलर बंडल के अंदर, उनकी क्या खास बात होती है उसका थोड़ा और अपन डिटेल से समझते हैं। जाइलम में वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। देखिए जाइलम जो है वो 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। एक तो वाहिकाएं होती हैं, एक वाहिनिकाएं, एक जाइलम अर्धूतक, और चौथा होता है जाइलम रेसे। 4 होती हैं। लेकिन यहाँ पर वाहिकाएं और वाहिनिकाओं की बात कर रहे हैं, ये मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, नॉन लिविंग सेल है इनके अंदर। इनकी भित्ति गर्त युक्त होती है। गर्त यानी कि भित्ति के अंदर जो कोशिका भित्ति है उनमें गर्त यानी कि गड्ढे पाए जाते हैं या खांच पाई जाती है। और वाहिकाओं की भित्ति पर, देखिए जो ये वाहिकाएं हैं इनकी बात कर रहा है, वेसल्स की बात कर रहा है, इनकी भित्ति पर यानी कि कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है। लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है। यह कम लंबी और अधिक चौड़ी होती है। यानी कि इन दोनों की अपन तुलना करें वाहिकाओं की और वाहिनिकाओं की, तो वाहिकाएं जो हैं ये लंबाई में कम होती हैं और मोटाई में अधिक होती हैं, अधिक चौड़ी होती हैं। फिर हम बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम के अंदर भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। दो तो है, एक तो है इसमें चाली नलिका, ठीक है, दूसरी होती है सह कोशिकाएं, तीसरे होते हैं फ्लोएम मर्दूतक, और चौथे होते हैं फ्लोएम रेसे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फ्लोएम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, 7 उत्तक है, में केंद्रक विहीन चाली नलिकाएं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि पौधे के अंदर ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे अपन एनिमल की बात करें, मेमिलिया वर्ग में, स्तनधारी वर्ग के अंदर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जो परिपक्व आरबीसी हैं, मेच्योर आरबीसी है, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डिसअपियर हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, परंतु जब ये मेच्योर हो जाती हैं तब ये डिसअपियर हो जाता है, केंद्रक विलुप्त हो जाता है। वैसे ही पादपों के अंदर जो फ्लोएम है, इनके अंदर जो चाली नलिकाएं हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, एवं मर्दूतकों से बनी सह कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। मर्दूतक के जो उत्तक हैं ये जीवित उत्तक होते हैं, लिविंग टिश्यूज हैं, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं जो डिवीजन करती रहती हैं। अगला पॉइंट है इसमें मज्जा। मज्जा कहते हैं पित्त को, सबसे अंदर का भाग है जिसमें मर्दूतक पाए जाते हैं। देखिएगा ऊपर डायग्राम में, देखिए अपन, ये जो बीच का भाग ये दिख रहा है आपको सारा, ये क्या है, ये पित्त है या मज्जा है, ठीक है, इसी की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसकी आंतरिक संरचना को समझा। अब हम जहां से कंपटीशन एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। तने के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। पहला रूपांतरण है खाद्य संग्रहण हेतु, यानी कि फूड स्टोर के लिए मॉडिफिकेशन। तना जो है वो भोजन को संग्रहित कर लेता है, भोजन को स्टोर कर लेता है और मॉडिफाई हो जाता है। जैसे आलू, आलू ट्यूबर का एग्जाम्पल है जिसे अपन कंद कहेंगे। उसी प्रकार से अदरक को अपन परकंद, राइजोम कहते हैं। और अरबी सब्जी बनाने के काम आती है, अरबी देखी होगी आपने। हल्दी जो है कुकुरमा लौंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कुकुरमा लौंगा, ये भी एक प्रकार का प्रकंद है। के तने भूमि के अंदर भोजन संग्रहित करके फूल जाते हैं, ये तने हैं सारे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है या कौन सा एक तना नहीं है ना, या कौन सा एक जड़ का उदाहरण है या जड़ का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार से हम कंफ्यूज होते हैं कि जो मिट्टी के अंदर होगा वो जड़ी होंगी, लेकिन आलू के आलू तना है, मिट्टी में पा जाता है। अदरक भी मिट्टी के अंदर है, तना है। अरबी मिट्टी के अंदर तना है, हल्दी भी मिट्टी के अंदर है लेकिन तना है। ये फूल जाते हैं भोजन को स्टोर करके। अब देखिए कंद जो एग्जाम्पल था आलू का, ट्यूबर जिसको कहते हैं, आलू का वैज्ञानिक नाम एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, सोलेनम ट्यूबरोसम कहलाता है। इसी प्रकार से परकंद राइजोम का एग्जाम्पल था अदरक, अदरक का वैज्ञानिक नाम जो है वो जिंजीबर ऑफिशिनेल है। अदरक का उपयोग औषधीय पादपों के रूप में भी किया जाता है और मेडिसिन प्लांट के रूप में भी किया जाता है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है घनकंद, जिसको कोम कहते हैं, जैसे अरबी और केसर, ठीक है। केसर ये वही केसर है जिसका उत्पादन जम्मू कश्मीर से में सबसे ज्यादा होता है और इसको
मिठाई वगैरह के अंदर, दूध के अंदर, है ना, डाल के पिया जाता है। केसर पुष्प, केसर जो प्राप्त होता है वो पुष्प के पुंकेसर भाग से प्राप्त होता है। लेकिन केसर की जो जड़ें हैं, देखिए यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये केसर जो पादप ये है, ठीक है ना, और ये इसके, ये आपको दिख रहे हैं पुष्प के अंदर लाल लाल रंग के, ये इसके काम में आने वाले यहाँ पर मुख्य रूप से केसर जो अपन काम में लेते हैं वो है। ये अरबी है, सब्जी, इसका सब्जी के रूप में अपन यूज करते हैं। तो ये भी तने हैं, यहाँ केसर का तना जो नीचे मिट्टी में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये घनकंद के एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से आगे जो इंपॉर्टेंट यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आलू और अरबी के अंदर जो स्टोर फूड है, भोजन संग्रहित होता है, वो किस रूप में होता है? वो होता है स्टार्च। स्टार्च अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको मंड कहते हैं। स्टार्च या मंड एक ही बात है। और गन्ने के अंदर होता है शर्करा, ठीक है। शर्करा जो मोस्टली इसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है, जो कि मीठी शर्करा है। तो गन्ने के अंदर शर्करा पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, जो कि स्टोर होता है। गन्ना भी एक तना है जिससे अपन शक्कर या चीनी, गुड़ का उत्पादन करते हैं। दूसरे, पौधों के अंदर जल संग्रहण के लिए, यानी कि वाटर को स्टोर करने के लिए भी मॉडिफिकेशन होता है। और जल का संग्रहण कौन से पौधे करेंगे? जो मरुस्थलीय पौधे हैं, क्योंकि वहां पानी की तो वैसे ही कमी है। इसलिए मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, जीरोफाइट्स भी कहते हैं, पौधों के तने मांसल हो जाते हैं, मांसल या गुद्देदार हो जाते हैं, और जल का संग्रहण करते हैं। जैसे थूर, थूर कहते हैं कैक्टस को, ये रहा कैक्टस का पौधा दिख रहा है आपको। और नागफनी, नागफनी यानी कि ओपुंचिया, ये रहा नागफनी आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये इसका ये तना है। और ये भी, ये जो हरे रंग का दिख रहा है नागफनी का, ये तना है, इसमें ये तना है ये। और इसकी पत्तियां ये कांटों में रूपांतरित होती हैं। ये पत्तियां होती हैं जो कांटों के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर इनका जो तना होता है ये हरे रंग का होता है, और ये तना ही फोटोसिंथेसिस का काम करता है। यानी कि ये तना जो है, नागफनी का तना पर्ण के समान चपटा होकर के पत्ती के जैसा चपटा हो जाता है, फैला हुआ है, और फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाता है, जिसे अपन फाइलेक्लोइड भी कहते हैं। जनन हेतु कुछ पौधों के तने जो हैं वो जनन का काम करते हैं, यानी कि नया पौधा बना लेते हैं तने से। तने कायिक जनन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, कायिक जनन द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। जैसे गुलाब है, गुलाब के तने को या शाखा को काट के लगा देंगे, नया पौधा बन जाएगा। मोगरे का बन जाएगा, चमेली का बन जाएगा, केक्टस, केक्टस जो अभी ऊपर देखा था अपन ने, ठीक है, उससे बन जाएगा। कुछ पादपों के तने की पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आलू है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये यहाँ पर इसमें ये जो खांच बनी हुई है इनको आंखें कहते हैं। और ये आंखें ही क्या है, यहाँ पर पर्व संधि है। तो ये पर्व संधि से क्या हो जाता है, एक कलिका बन जाती है, नई कलिका, यानी कि नया पौधा उत्पन्न हो जाता है और नया पादप बनाती हैं। और गन्ने के अंदर भी ऐसा ही होता है। गन्ना जो है उसके अंदर जो पर्व संधियां यहाँ देखी होंगी आपने, यहाँ इस प्रकार से छोटी सी कलिका विकसित होती है जिससे नई शाखा बन जाती है। और घास के अंदर भी ऐसा ही होता है, अदरक में भी ऐसा होता है। अदरक का डायग्राम अभी ऊपर देखा था आपने, देखो ये रहा, अदरक के अंदर ये कलिका बन रही है, ठीक है। आलू में कलिका ये बन रही है, ये कलिका यहाँ उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से देखिए खास बात, और हमने ये बताया था कि तने के अंदर पर्व और पर्व संधि होती हैं। तो यहाँ देखिए इसके अंदर ये पर्व, ये संधि रही, ये पर्व संधि यहाँ पर देखो नया बन रहा है इसमें, है ना। ये यहाँ पर ये पर्व संधि है। जड़ के अंदर पर्व संधि नहीं होती है, तने में पर्व संधि होती है, इसीलिए आलू के अंदर पर्व संधियां हैं और आलू तना है, अदरक तना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। यहाँ एक एग्जांपल और दिया गया है जनन के लिए। ऑक्जेलिस जो प्लांट है, पौधा है, उसका ये तना आपको दिख रहा होगा, ये तना है, और इस तने के अंदर गांठें बन जाती हैं और इन गांठों से जड़ें विकसित होती हैं, ठीक है। और यहाँ अगर इसको काट करके अपन अलग करें तो यहाँ नया पौधा ये अलग जनन कर सकता है, नया पौधा बनाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन 4 बातें पढ़ेंगे जहां से सीधे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण है, कौन सा एक अंतर भूस्तारी का एग्जाम्पल है ना, और कौन सा भूस्तारी का उदाहरण है, कौन सा भूस्तारी का। देखो चारों नाम थोड़े मिलते जुलते हैं। पहला है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी यानी कि ऊपर, किसके ऊपर? भू मानी भूमि के, मिट्टी के ऊपर। ऐसे पौधे जिनके तने भूमि के ऊपर रेंग करके चलते हैं उन्हें रनर कहते हैं। रनर जैसे घास का तना, डायग्राम से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये तना है, ठीक है, और ये भूमि के ऊपर की बात हो रही है। तना भूमि के ऊपर चल रहा है,
फिर भूमि के ऊपर, फिर भूमि के ऊपर, लेकिन जड़ें नीचे आ जाती हैं, तो ये रनर कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है अंतः भूविस्तारी। अंत यानी कि अंदर, किसके अंदर? भूमि के अंदर। जिसका तना भूमि के अंदर चले वो शुक्र कहलाएगा। जिसे इसका एग्जाम्पल पुदीना है, और रनर का एग्जाम्पल घास है। ठीक है। घास जैसे दूब घास, जैसे साइनाडोन भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम साइनाडोन है दूब घास का। घास के ये गेहूं वगैरह जो है, चावल है, सारी ग्रासेज ही है, कल्टीवेटेड ग्रासेज है, जिसका अपन ने उत्पादन शुरू कर दिया है ना, इनकी खेती करनी शुरू कर दी। ये घास से ही, जंगली घास से ही गेहूं बना है, जिसको अपन वर्तमान में जिसकी चपाती बना के खाते हैं गेहूं की। और बांस भी एक घास ही है, सबसे बड़ी घास बांस ही है। ठीक है। तो यहाँ पुदीने की बात हो रही है अंतः भूविस्तारी के अंदर। देखिए पुदीने की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर, पुदीना आपने देखा होगा, ये पुदीना पत्तियां वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो पुदीने की जो जड़ें हैं जिसको शुक्र कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये भूमि की सेहत सतह यहाँ पर है, ये नीचे की तरफ भूमि के अंदर चलता है, फिर बाहर निकलता है पुदीने की। यहाँ जड़ें नीचे हैं, है ना, फिर आगे चलेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है? अंतः भूविस्तारी पुदीना हो गया। नेक्स्ट क्या है? भूविस्तारी, जिसको स्टोलोन कहते हैं। स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ डायग्राम से समझेंगे अपन। ये रनर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ भूमि के ऊपर ऊपरी भूविस्तारी है ना, ये ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर ये शुक्र का एग्जाम्पल हो गया, अंतः भूविस्तारी का, भूमि के अंदर है, मिट्टी के अंदर है ये। और जो स्टोलोन है, स्ट्रॉबेरी है भूविस्तारी, इसमें क्या होता है कि ये पौधा है, इस पौधे की शाखा पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे मिट्टी की तरफ आती है और वापस ऊपर चली जाती है, और यहाँ जड़ें बन जाती हैं। तो ये स्टोलोन का एग्जाम्पल है, यानी कि स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल है, जिसको भूविस्तारी भी कहते हैं। अंतिम जो उदाहरण है उसका नाम है भूविस्तारी का ऑफसेट कहते हैं इसको। जलकुंभी, जलकुंभी इसका एग्जाम्पल है। देखिए ये आपको स्ट्रॉबेरी का डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है। ये है भूविस्तारी का, जलकुंभी का डायग्राम। पानी के ऊपर जलीय पादप है, पानी की सतह पे तैरने वाला। ठीक है। तो इसका जो तना होता है, ये इसका एग्जाम्पल क्या है? भूविस्तारी का। इसको भूविस्तारी का या ऑफसेट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला मॉडिफिकेशन है सहारा प्रदान करना। कुछ पौधों के तने जो हैं वो सपोर्ट करते हैं पौधे को। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये पौधे का एग्जाम्पल है पिलवान, अंगूर। अंगूर की जो बेल होती है, इन पादपों के अंदर परतान बनती हैं। परतान यानी कि ट्रिंडल्स जिसको कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है स्तंभ, इसका ये स्तंभ है, ठीक है, ये तना है, और ये स्तंभ से परतान, यानी कि डायरेक्ट यहाँ देखिएगा ये इस प्रकार से, ये आपको स्प्रिंग जैसी संरचना दिख रही है। ये तना था इसका, यहाँ से ये परतान विकसित हो गए इसे। ठीक है, टेंड्रिल्स जिसको कहते हैं। तो ये पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से इधर एक डायग्राम और दिख रहा है आपको, ये तना है, ठीक है, इस प्रकार से स्टेम है, और परतान में रूपांतरित तना घिया या लौकी, जिसको अपन सब्जी में यूज करते हैं, घिया या लौकी को। देखिए यहाँ इसके ऊपर ये परतान ये निकले हुए हैं, ये ऊपर परतान ये निकले हुए हैं, ठीक है, जो कि इसको सपोर्ट प्रदान करते हैं। स्तंभ सूल, तने से सूल का विकास होना। सूल यानी कि कांटा। मुख्य रूप से कांटे का काम सुरक्षा हेतु है, लेकिन कुछ पौधों के अंदर जो जीरोफाइटिक प्लांट है, मरुस्थलीय पौधे हैं, उनकी पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, जल की हानि कम से कम हो। और सूल का मुख्य काम सुरक्षा करना भी है। जैसे एक पादप है डुरांता, या डुरांटा भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, DU, इसकी स्पेलिंग डी से शुरू होती है, डुरांता। ये कंटक, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा यही है, ये तना है इसका, और इसके तने से यहाँ पर ये कांटा, ये सूल ये लग गया, ठीक। परंतु इसके कांटे के ऊपर ही यहाँ देखो फूल, ये फ्लावर जो है ना, ये कांटे के ऊपर लगते हैं। ये खास बात है इसकी, यानी कि डुरांता जो पादप है उसके कंटक पर पुष्प लगे होते हैं। देखा कभी आपने कांटे पुष्प लगा हुआ? ये एक अनोखा पादप है। उसी प्रकार से फ्लोरिंग प्लांट है, सजावटी ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसे अपन गेट के ऊपर खूब लगाते हैं, आपने देखा होगा घरों के अंदर भी लगाते हैं, जिसका नाम है बोगनविलिया। ठीक है। उसका ये जो तना है, इस तने के ऊपर भी देखो कांटा, ये रूपांतरित तना या कांटे ये यहाँ पर बोगनविलिया के अंदर है। और नींबू के अंदर भी जो तना है या उसकी शाखाएं हैं, उनसे नींबू के ऊपर भी कांटे विकसित होते हैं, सूल विकसित होते हैं, जो कि सुरक्षा का काम करते हैं, ताकि इनको जंगली पशु वगैरह जो है इनको नुकसान नहीं पहुंचाए, खाए नहीं।
और देखो कुछ नोट लगा करके कुछ इंपोर्टेंट बातें तने के बारे में बताई जा रही हैं, उनको अपन एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट है द्विबीजपत्री पादप यानी कि डाइकोट प्लांट के तने एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि। देखिए हम देखते हैं जो छोटा पौधा होता है उसका तना पतला होता है, जो जो उसकी उम्र बड़ी होती है उसके बाद में तना उसका मोटा हो जाता है, ठीक है ना, जड़ें भी ऐसी मोटी हो जाती हैं। तो तने की और जड़ों की जो मोटाई में वृद्धि होती है वो होती है उनके अंदर पाए जाने वाले कैम्बियम ऊतकों के कारण। ये कैम्बियम ऊतक क्या होते हैं? अभी अपन ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, 7 ऊतकों के बारे में। तो जो जाइलम, जैसे मान लीजिए जाइलम ऊतकों की कोशिकाएं हैं और ये फ्लोएम ऊतकों की कोशिकाएं हैं, इनके बीच के अंदर कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, कैम्बियम ऊतक पाए जाते हैं। तो ये जो कैम्बियम ऊतक है इनके अंदर विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं जो कि लेटरल विभाजन करेंगी, पार्श्व विभाजन। पार्श्व विभाजन कैसे? यानी कि साइड की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ ऐसे ग्रोथ करेंगी, इधर विभाजन करेंगी, जिसको लेटरल सेल डिवीजन कहते हैं, लेटरल डिवीजन करेंगी। और ये जो ऊतक है ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, विभाजन करने वाले ऊतक हैं। इसके कारण तने की और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, यानी कि जो पार्श्व वियोतक हैं ये क्या है, कैम्बियम ऊतक ही होते हैं, जिसके कारण तने की जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनके तने और जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है। और ये जो मोटाई में जो वृद्धि होती है ये इसको सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं, अपन द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। एवं तने में बनने वाली वार्षिक वलय। अब देखिए तने के अंदर जो है इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अपन इसकी टीएस काट काटें, अनुप्रस्थ काट काटें, तो इसमें कैम्बियम के कारण जो एक रिंग बन जाती है इस प्रकार से। और ये जो वार्षिक वलय बनती है इसका नाम है वार्षिक वलय, यानी कि एनुअल रिंग। वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार। पौधे जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनके तने के अंदर इस प्रकार से एक साल में एक रिंग बनती है, ठीक है। दूसरे साल में दूसरी रिंग बनेगी, तीसरे साल में तीसरी रिंग, तो इस प्रकार से बहुत सारी रिंग हो जाएंगी। और इसी से अपन पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तने के अनुप्रस्थ काट काट के अगर उसकी रिंग को ज्ञात कर लिया जाए, कितनी रिंग है, 5 रिंग है, तो इसका मतलब पौधे की आयु 5 वर्ष है। 6 रिंग है, इसका मतलब पौधे की आयु 6 वर्ष है। ये जो वार्षिक वलय है, एनुअल रिंग है, इन्हीं के द्वारा पौधे की आयु ज्ञात की जाती है। इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पादप की आयु ज्ञात करने में काम आता है। साग पादप। साग पादप यानी कि जो छोटे पौधे हैं, हर्ब्स हैं, उनमें तना छोटा हरा होता है और कोमल होता है, जैसे घास वगैरह है ना, जिसको अपन हर्ब्स कहते हैं। झाड़ी, झाड़ी जिसको अपन छूप भी कहते हैं या इंग्लिश में इसको सर्ब कहते हैं। इनमें जैसे आक वगैरह है, कैर है ना, ये इसमें झाड़ीनुमा पादप में आते हैं। इनका तना थोड़ा कठोर होता है और काष्ठीय होता है। वृक्ष के अंदर जो बड़ा पेड़ है, ट्री है, उसमें तना काष्ठीय और बड़ा होता है, ऊंचा होता है, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है। ठीक। सिनकोना पादप की छाल से कुनेन औषधि। देखिए तने का औषधीय महत्व आ रहा है कि ये यहां से क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि कुनेन औषधि पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने की छाल से प्राप्त की जाती है, पहली बात तो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिनकोना औषधि कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना पादप से। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी औषधि काम में ली जाती है? कुनेन औषधि। या कुनेन औषधि का उपयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? मलेरिया के उपचार में किया जाता है। पादप जूट, जिसे अपन पटसन भी कहते हैं, इसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और जूट या पटसन के जो रेशे हैं वो फ्लोएम, तना जो उसका तने के फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जूट के जो रेशे हैं जिससे अपन रस्सी वगैरह बनाते हैं, चारपाई बनाते हैं, ये जो रेशे हैं, इसके फाइबर्स हैं, ये जूट के पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तने से। और तने के अंदर भी फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। तो सही आंसर इसका फ्लोएम होगा। चलिए अगला पॉइंट है इसमें, बहुवर्षीय, यानी कि कुछ पादप 1 वर्षीय होते हैं, कुछ द्विवर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं, जैसे जिनकी आयु कई वर्षों तक होती है। तो बहुवर्षीय जो पादप हैं जैसे उनमें द्विबीजपत्री हैं मुख्य रूप से, डाइकोट प्लांट। और नगन बीजी, नगन बीजी का मतलब क्या है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जैसे साइकस, स्पाइनस, इफिड्रा, ठीक है। इन वृक्षों की द्वितीयक जाइलम को, देखिए जाइलम जो है जब वो कैम्बियम के अंदर विभाजन होता है तो उस समय प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम 2 बन जाते हैं। उसी प्रकार से फ्लोएम भी प्राथमिक और द्वितीयक बन जाते हैं। तो जो द्वितीयक जाइलम होता है उसको अपन कास्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पौधे की जो कास्ट है, जो लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे अपन इमारती लकड़ी भी कहते हैं, इमारती कास्ट भी कहते हैं,
जिससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं उसको इमारती काष्ठ कहते हैं। जैसे खिड़कियां, दरवाजे, बेड वगैरह, है ना, कुर्सी टेबल वगैरह बनाते हैं लकड़ी की, वो काष्ठ है। तो वो काष्ठ कौन सी है, कहाँ से प्राप्त होती है पौधे की, कौन सा भाग है, द्वितीयक जाइलम है, वो सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। शतावरी, शतावरी एक औषधीय पौधा है में हरा तना, उसका जो तना है वो हरा होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, शतावरी जिसका नाम एस्पेरेगस है, इसको अपन एस्पेरेगस भी कहते हैं वैज्ञानिक नाम। लवण मर्दोद्भिद पादप हेलोफाइट्स, इनको हेलोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधे जो लवणीय मृदा के अंदर उगते हैं, जिस मिट्टी के अंदर लवण की मात्रा होती है वहां जो पौधे उगते हैं उसको लवण मर्दोद्भिद कहते हैं। पादपों के तनों में क्लोराइड आयन, उनके तने के अंदर कौन सा आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, और उसके संग्रहण के कारण उनके तने गुद्देदार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लवण मर्दोद्भिद पादपों के जो तने हैं उसके अंदर कौन से आयन स्टोर होते हैं, क्लोराइड आयन स्टोर होते हैं। और अंतिम जो पॉइंट है, द्विबीजपत्री पादपों के शीर्ष विभोत्तक, देखो जो विभाजन करने वाले उत्तक हैं ये 3 प्रकार के हैं। एक तो जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। एपिकल का मतलब क्या है, जैसे तना है, तने का शीर्ष भाग है, पर्व तंत्र जिसको कहते हैं अपन, पर्व कहेंगे, ये इसका तना हो गया मान लीजिए, और ये जड़ है। ठीक है, ये पौधा है, ये इसकी शाखाएं हो गई, और ये सबसे ऊपर का जो भाग है ये शीर्ष भाग है इसका। यहाँ जो कोशिकाएं हैं, जो उत्तक है, वो कहलाते हैं शीर्ष विभोजोतक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि शीर्ष विभोजोतक, विभाजन करने वाले उत्तक। इसी प्रकार से जड़ का जो सबसे अंतिम भाग है, जो विभाजन करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, वो कहलाता है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है ना, जड़ के अंदर है तो रूट कहलाएगा, और ये सूट यानी कि पर्वतंत्र का भाग है। तो जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनके शीर्ष विभोजोतक, यानी कि यहाँ तने की बात हो रही है तो अपन इसी की बात करेंगे, से पादपों के तने की लंबाई में वृद्धि केवल शीर्ष भाग में होती है। जैसे देखिए तने के अंदर सिर्फ शीर्ष भाग में यहाँ ग्रोथ करेगा, फिर आगे और ऊपर, यानी कि इस प्रकार से ग्रोथ होगी। यहाँ जो ग्रोथ हो चुकी है, जैसे मान लीजिए ये जो दूरी है, ये 1 साल के अंदर मान लीजिए 1 मीटर की दूरी है, तो अगली साल जो ग्रोथ होगी इसके अंदर ये यहाँ ऊपर से यहाँ से होगी। ठीक है ना, ऊपर यहाँ से होगी। इस भाग के अंदर ऊंचाई के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, ये 1 मीटर ही रहेगा। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है एग्जाम के अंदर, कि कोई तना है, उस पौधे के तने के अंदर धरातल से या मिट्टी से, भूमि से 1 मीटर, मान लीजिए ऊंचाई 1 मीटर है, 1 मीटर की ऊंचाई पर कोई कील ठोक दी गई। ये कील है, मान लीजिए यहाँ कील ठोक दी, 2 साल 5 साल है ना, बाद में अपन देखेंगे तो इस कील की ऊंचाई में क्या फर्क मिलेगा। तो इसका आंसर तो यह है कि ये कील 1 मीटर की ऊंचाई पर ही रहेगी। तब आप कहोगे तो पौधे ने ग्रोथ की है उसका क्या हुआ, भाई मैंने क्या बताया, पौधे की जो ग्रोथ होती है, लंबाई में वृद्धि केवल शीर्ष भाग में होती है। कौन से पौधों के लिए, द्विबीजपत्री पौधों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ जो इसका ऊपरी जो भाग है सिर्फ ये ग्रोथ करता है ऊपर से, यानी कि यहाँ से ग्रोथ यहाँ होगी, ये शीर्ष भाग है, फिर ये ऊपर ग्रोथ ये करता रहेगा, यहाँ इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद इसकी मोटाई में वृद्धि होती है सिर्फ। ठीक है, इस ऊंचाई के अंदर वृद्धि नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ तक ग्रोथ होगी, फिर ये 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर रहेगा। ठीक है, ये ऊंचाई पूरी, फिर 1 मीटर और ग्रोथ होगी, 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ इसके अंदर ऊपरी जो भाग है, शीर्ष विभोजोतक है, ये शीर्ष विभोजोतक से ही पौधे की लंबाई में ग्रोथ होती है। परंतु एक बीजपत्री पादप जैसे गन्ना, मक्का, बांस, है ना, एक बीजपत्री जो पादप है, मोनोकोट जो प्लांट है, जिसके अंदर पर्व संधि और पर्व पाई जाती हैं, उनके अंदर क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको 3 पर्व संधि दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 2, 4, 6 महीने बाद में क्या होगा, इनकी जो पर्व संधियां हैं, यानी कि जो पर्व है, इनका गैप बढ़ जाएगा। जैसे पहले दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर थी, ये भी 5 सेंटीमीटर थी, अब ये दूरी यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक बीजपत्री पौधे के अंदर यहाँ जो पर्व में जो कोशिकाएं हैं, या पर्व संधि में और पर्व में जो कोशिकाएं हैं, ये विभाजन करती रहती हैं, जिसके कारण इनके अंदर यहाँ जो इंटरनोड है इसकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, पहले मान लीजिए यहाँ इसकी दूरी जो है 5 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर हो गई। कहने का मतलब यह है, एक बीजपत्री जो पादप है उनके तने के अंदर जो ग्रोथ होती है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक होती रहती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में क्या था, नीचे का जो तना है, जितना एक बार जितनी ऊंचाई जिसने प्राप्त कर ली, उसके बाद में यहां से ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं होगी। इसका जो ऊपरी भाग है केवल वो ही ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। ठीक है,
तो यहाँ जो सेंटेंस है वो ये है, एक बीजपत्री पादपों के पर्व एवं पर्व संधि में विभज्योतक पाए जाते हैं, उनसे पादप के संपूर्ण तने की, पूरे तने की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पादप के विभिन्न भाग का जो टॉपिक है उसके अंदर तने के बारे में जानकारी प्राप्त की। तने के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको समझा। धन्यवाद।